Hello aspirants, welcome back to the channel Mindwin. So today is our second class for the mock test series for English. So let's get started. So the first question is, which of the following is an independent clause? हमें बताना है कि इन ऑप्शंस में जो sentences हैं इनमें से independent clause जो है वो कौन सा है. First option is, although it was late, she continued to read her books. She continued to read is an independent clause, but although it was late is making it dependent. ये इस पे डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा. द टीचर ग्रेडेड द एग्जाम्स ओवर द वीकेंड. द टीचर ग्रेडेड इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो other clause is dependent on this clause. So this makes our answer. The next option is, whenever he calls, she always answer. शी ऑलवेज आंसर्स जब भी वो कॉल करता है, तो यहाँ पे एक कंडीशन लग गई, डिपेंडेंट हो गया ये इस पे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा. ऑल्दो इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लॉज बट दिस मेक्स इट डिपेंडेंट क्लॉज. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिपेंडेंट क्लॉज. एक आपको सेंटेंस दिया है ये कंप्लीट, इस सेंटेंस में बताना है कि डिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है. सो ऑप्शंस कुछ इस तरह हैं. If you study hard, you will pass the test with flying colors. You will pass जो है ये independent clause है, और if you study hard is the dependent clause. तो हमें बताना है dependent clause. तो dependent clause क्या है? If you study hard. So this is the answer, if you study hard. ये हमारा आंसर नहीं है. The third question is, which of the following sentences contains an independent clause. इन sentences में कौन सा sentence ऐसा है जिसमें independent clause है. So option 1 is, although they missed the bus, they still arrived on time. They still arrived is an independent clause, and although they missed is dependent clause. So this is not our answer. She enjoys cooking dinner for her family. She enjoys cooking जो है ये absolutely हमारा आंसर है. This is an independent clause, and इसके अलावा इस सेंटेंस में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जो इस पर डिपेंडेंट है. Because it was raining, they decided to stay indoors. They decided to stay indoors is an independent clause, but it has the condition बिकॉज इट वॉज रेनिंग. क्योंकि बारिश हो रही थी इसलिए उन्होंने इंडोर्स रहना डिसाइड किया, तो ये इस पर डिपेंडेंट है, तो ये हमारा आंसर नहीं है. सो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2. सो नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ रेज. रेज का हमें एंटोनियम बताना है. रेज का मीनिंग होता है इंटेंस वायलेंस. Wait a minute. Intense violent anger. रेज का मतलब होता है बहुत ही वायलेंट एंगर, बहुत ही इंटेंस एंगर रेज का मीनिंग होता है. ठीक है, एक्सट्रीम एंगर. इसका एंटोनियम बताना है. द ऑप्शन इज फ्यूरी, रैथ, फेरोशियस, ट्रैंक्विलिटी. द आंसर इज ट्रैंक्विलिटी, बट द मीनिंग ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इज फ्यूरी. फ्यूरी जो वर्ड है ये फ्यूरियस से आया है. wrath is also the intense anger, and ferocity is ferocious से आया है. ferocity यहाँ हम इसको बोल सकते हैं वाइल्ड एंगर. रेज और फेरोसिटी में ये डिफरेंस है कि रेज होता है हमारा बहुत ही इंटेंस एक्सट्रीम एंगर, और फेरोसिटी होता है वाइल्ड एंगर. जब हम बहुत गुस्से में आके तोड़ फोड़ करते हैं, वाइल्ड हो जाते हैं, जैसे वाइल्ड एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं, उसे बोलते हैं फेरोसिटी. तो फ्यूरी, रैथ एंड फेरोसिटी जो है ये तो सिनोनियम हो गए रेज के, और इसका आंसर है ट्रैंक्विलिटी. एंटोनियम रहेगा ट्रैंक्विलिटी, मीन्स कामनेस, कंपोजर. सो इसका जो आंसर है
एंटोनियम है वो है ट्रैंक्विलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनियम ऑफ एबहॉरेंट। एबहॉरेंट का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ डिस्गस्ट, समथिंग विच इज़ डिटेस्टेबल, ओके, जिससे हमें घृणा आए, वो होता है, उसको हम बोलते हैं एबहॉरेंट। तो इसका हमें एंटोनियम बताना है। हेटफुल मीनिंग हेट, रिपल्सिव इज ऑल्सो द सिनोनियम ऑफ हेटफुल, हेट। लोथसम कम्स फ्रॉम द लोथ, इसका मीनिंग भी यही होता है सेम, जो हमें अच्छी ना लगे चीज़, अनप्लेजेंट लगे, जिससे हमें हेट हो, वो चीज़ होती है। ये सारे इनके मीनिंग होते हैं। और इसका जो एबहॉरेंट का एंटोनियम है वो रहेगा डिलाइटफुल, मीन्स समथिंग विच इज़ एडमायरेबल, जिसको आप एडमायर करो, जिसको आप पसंद करो, प्लीजेंट। तो इसका हमारा एंटोनियम आ जाएगा डिलाइटफुल। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेम्ड का मीनिंग होता है swollen, or you can say irritation. It depends upon the context. कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली ये जो इसके मीनिंग बदल सकते हैं, swollen या इरिटेशन। तो इसका हमें सिनोनिम बताना है। स्मूथ, काम्ड एंड कूल आर ऑफ द सेम मीनिंग, जो कि ये इसके आर ऑफ द सेम मीनिंग, जो कि इसके इन्फ्लेम्ड के एंटोनियम्स हैं। और एग्जैसरबेटेड जो है ये इसका सिनोनियम है। इसका मीनिंग होता है, एग्जैसरबेट का मीनिंग होता है कि आप किसी ख़राब चीज़ को और ख़राब बनाते हो, उसको आप बोलते हो एग्जैसरबेट करना। तो यहाँ आप इसको एग्रावेट बोल सकते हो, ठीक है, एग्रावेट बोल सकते हो, ठीक है, मेक समथिंग वर्स। सो द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस सिनोनिम ऑफ इम्पेंडिंग। इम्पेंडिंग का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ अबाउट टू कम, और जो कि नियर फ्यूचर में होने वाली है, अप्रोचिंग यू कैन से। सो समथिंग विच इज़ अबाउट टू हैपन, जो कि अपकमिंग है या अप्रोचिंग है, उसे हम बोलते हैं इम्पेंडिंग। इसका हमें सिनोनिम बताना है। डिस्टेंस मीन्स दूर रहना, रिमोट, अनलाइकली, तो इसके एंटोनियम हो गए, जिसका मीनिंग होता है फार अवे समथिंग। एंड इसका जो क्लोज सिनोनिम है वो है इमिनेंट। इमिनेंट का मीनिंग भी सेम होता है, अप्रोचिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ फ्रेजल वर्ब पुट द ऑनेस ऑन। हमें इसका मीनिंग बताना है। पुट द ऑनेस ऑन का मीनिंग होता है कि हम किसी पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालते हैं या किसी को ड्यूटीज़ असाइन करते हैं, तो हम उसको बोलते हैं पुट द ऑनेस ऑन। टू असाइन ड्यूटी टू समवन। इसका मीनिंग है टू असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी और ब्लेम ऑन समवन। किसी को हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं पुट द ऑनेस ऑन। द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज टॉक अप। टॉक अप का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में बात करना, या हम बोल सकते हैं कि प्रमोशन करना बाय वर्ड ऑफ माउथ, कैंपेनिंग करना। तो किसी चीज़ के बारे में बार बार बात करना, उसको एम्फेसाइज करना, उसे हम बोलते हैं टॉक अप। टू एम्फेसाइज, इसका मीनिंग है टू प्रमोट और एम्फेसाइज समथिंग पॉजिटिवली। जैसे कोई कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो वो उसके बारे में एडवर्टीजमेंट करती है, कैंपेनिंग करती है, तो वो क्या करते हैं, दे टॉक अप अबाउट द प्रोडक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईडियम फाइनल लेग। फाइनल लेग का मीनिंग होता है समथिंग विच इज़ नियरिंग टू इट्स एंड, लाइक कोई चीज़ कंक्लूजन में आ रही है, कोई चीज़ एंड हो रही है, समथिंग विच इज़ नियरिंग टू इट्स एंड, ठीक है, कोई चीज़ कंक्लूड होना, और यू कैन से कंक्लूड होना। रेफर्स टू द लास्ट स्टेज और फेज ऑफ एन इवेंट और प्रोसेस। द सेम, कि कोई भी प्रोसेस या कोई भी इवेंट का कोई लास्ट स्टेज है या स्टेज है, उसे हम बोलते हैं फाइनल लेग। नेक्स्ट इज स्क्वेयरली पुट द ऑनर्स। अभी हमने इसी के रिलेटेड एक फ्रेजल वर्ब किया था, सेम वही है, स्क्वेयरली पुट द ऑनर्स, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करना, टू डायरेक्टली असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी हेजिटेशन।
नाउ चूज द करेक्ट सेंटेंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल्स। दो सेंटेंसेस दिए हैं और इनमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिकल। एक सेंटेंस में आर्टिकल लगा रखा है और एक में कोई भी आर्टिकल नहीं है। आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट है। द हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। हमेशा याद रखना कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं, सब्जेक्ट्स के नेम के साथ में कभी भी आर्टिकल नहीं आता। नेम ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ में कोई भी आर्टिकल नहीं आता, नो आर्टिकल। द हिंदी, ये गलत फ्रेमिंग है। हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। हम कभी कभी बोलते हैं जैसे द इंग्लिश, तो ये इंग्लिश जो होगा ये एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करेगा। जो इंग्लिश पीपल हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। द हिंदी जो होगा, जो हमारे हिंदी स्पीकिंग पीपल हैं, ये उसको रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट के नेम के साथ में कभी भी हम द या कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते, इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ये रहेगा, हिंदी इज़ अ नेशनल लैंग्वेज। द नेक्स्ट इज़ फिल द आर्टिकल। अब हमें इसमें आर्टिकल जो है वो फिल करना है। ही इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ द टाइम बट अनफॉर्चुनेटली डैश लीस्ट रिकॉग्नाइज्ड। इसमें बताया है कि जो किसी के बारे में बात की है कि वो बेस्ट सिंगर रहा है अपने उस टाइम का, किसी एक पर्टिकुलर टाइम को उन्होंने बताया है, एम्फेसाइज किया है, बट अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया उस वक्त में। तो यहाँ पे आएगा द लीस्ट। ये सुपरलेटिव डिग्री है लीस्ट, तो सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ में हम हमेशा द आर्टिकल यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट वेदर एन आर्टिकल इज रिक्वायर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस और नॉट। ये एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस है और इसको डिवाइड कर रखा है डिफरेंट पार्ट्स में, और आपने बताना है कि किसी भी एक पार्ट में आर्टिकल जो है वो रिक्वायर्ड है या नहीं है। लिटिल नॉलेज ऑफ आर्ट शी पोजेस्ड proved to be boon for her when she was utterly helpless। अब हमें बताना है कि इनमें से किसी एक पार्ट में आर्टिकल ओमिट है और हमें बताना है कि उसमें आर्टिकल लगेगा या नहीं लगेगा। जो ओमिशन है वो इस पार्ट में है, लिटिल नॉलेज। देखो लिटिल जो होता है, लिटिल की डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हो जाती हैं जब हम इसके साथ आर्टिकल लगाते हैं। जब हम लिटिल किसी भी आर्टिकल के बिना लिखते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है ऑलमोस्ट नो, मतलब नील, कुछ भी नहीं। लिटिल नॉलेज मतलब नो नॉलेज। अगर हम लिखते हैं ए लिटिल, ओके, इसका मतलब होता है सम नॉलेज। ठीक है, अगर हम यहाँ लिखेंगे अ लिटिल नॉलेज तो इसका मीनिंग हो जाएगा सम नॉलेज, कुछ नॉलेज जो उसकी थी आर्ट की। अगर हम यहाँ लिखेंगे द लिटिल, तो द लिटिल इसका मीनिंग हो जाएगा इंटायर। लाइक द लिटिल जो है वो किसको रेफर करता है, इंटायर जितनी भी उसको कंप्लीट नॉलेज थी, जितनी भी उसको नॉलेज थी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग ये आ रहा है कि जितनी भी उसकी नॉलेज थी आर्ट की उसके पास, वो प्रूव हुई उसके लिए बेनिफिशियल, प्रूव टू बी बून फॉर हर, जब वो कंप्लीटली हेल्पलेस थी। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा द लिटिल नॉलेज, इसका आंसर आएगा द लिटिल नॉलेज। तो यहाँ पे आर्टिकल ओमिट था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 to 17 जो है, हमें इनमें प्रोनाउन जो है वो फिल करना है। The 15th question is governments and business houses must reduce dash on energy use and promote conservation। यहाँ हमें बताया कि गवर्नमेंट और बिजनेस हाउसेस को रिड्यूस करने चाहिए एनर्जी यूज़ को और प्रमोट करने चाहिए कंजर्वेशन को। अब दो नाउन जो हैं गवर्नमेंट्स और बिजनेस हाउसेस किसके साथ कनेक्ट है, एंड के साथ। जब भी दो नाउन एंड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो ये प्लूरल नाउन बन जाता है, और प्लूरल नाउन जो होता है वो अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल वर्ब लेता है। तो यहाँ पे वर्ब की रिक्वायरमेंट है मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी या फिर देयर ओन एनर्जी। तो यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे देयर लिखेंगे, ना कि इट्स लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 इज यू, जॉन एंड
dash have finished our studies. You, John and dash have finished our studies. ये एक आर्टिकल का रूल है, जब भी कोई सेंटेंस है उसमें 3 प्रोनाउन है या 3 पर्सन्स हैं, ठीक है, मतलब इट्स अ मिक्सचर ऑफ नेम ऑफ अ पर्सन एंड ऑल्सो प्रोनाउंस। तो हम अगर तो सेंटेंस पॉजिटिव में है, लाइक सेंटेंस जो है वो अगर पॉजिटिव है तो हम उसमें प्रोनाउंस किस सीरीज़ में लिखेंगे, 2 3 1। अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो हम लिखेंगे तो 1 2 और 3 की सीक्वेंस में हम प्रोनाउन लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल this 1 2 3 represent first person, second person and third person, and in the positive sentence we will write in the sequence of second person, third person and first person. Now the sentence is in the positive sense, so you can see that you is the second person, John is the third person and here comes the first person। यहाँ पे हम first person जो है उसका pronoun लिखेंगे और इसके हमें option दिए हैं I and me। As you can see you and John is in the subjective case, तो हम यहाँ पे भी subjective case लिखेंगे, that is I। Me is the objective case। Okay, next question is was it only dash who had to burn the midnight oil। इसमें एक प्रोनाउन आएगा me या I। was it only dash who had to burn the midnight oil, इसमें me नहीं आएगा, इसमें आएगा I, क्योंकि हमें सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन चाहिए यहाँ पे। अगेन द सेम कंसेप्ट। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18 to 20 ऑनवर्ड, फ्रॉम 18 to 20 हमें यहाँ पे प्रेपोजिशंस जो है वो फिल करनी है। आई विल विजिट हिम डैश मंडे, तो ये तो आई थिंक सिंपल सा सेंटेंस है। आई विल विजिट हिम इन मंडे या ऑन मंडे, ऑब्वियसली ऑन मंडे। मैं उसे मंडे, जब भी हम इस तरह से कुछ बताते हैं कि हम किसी दिन मिलेंगे उससे, तो हम ऐसे ही लिखते हैं कि आई विल विजिट हिम ऑन मंडे या हम मंडे को मिलेंगे, तो यहाँ पे हम डेज के साथ ऑन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी बेंट डैश टू लुक अंडर द कार। इसके दो ऑप्शंस दिए हैं, बिलो एंड डाउन। बिलो डाउन में डिफरेंस ये है कि बिलो का मीनिंग होता है, सॉरी, जब कोई चीज़ किसी के अंडर हो, अंडर समथिंग, ठीक है, लाइक कोई चीज़ किसी के नीचे हो उसे बोलते हैं बिलो। डाउन होता है कि जब एक अपर लेवल से, लाइक ऊपर से नीचे, हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन में जब कोई फॉल करता है या नीचे मतलब मूवमेंट होती है हायर से लो, तो हम उस केस में हम यूज़ करते हैं डाउन। सो वो अंडर, शी बेंट डैश टू लुक अंडर द टेबल, वो नीचे आई, लाइक एक पोजीशन से नीचे की तरफ आई कार के नीचे देखने के लिए। शी डिड नॉट गो अंडर द कार, बट वो ऊपर से नीचे की तरफ झुकी, तो इसमें आएगा डाउन, लाइक एक मूवमेंट हो रही है हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव बीन स्लीपिंग डैश फॉर, सॉरी यहाँ पे तो आंसर आ गया, आई हैव बीन स्लीपिंग, यहाँ पे फॉर ही आना था 4 hours, बट इसमें मैं आपको कंसेप्ट बता देती हूँ, इट्स ओके। सिंस और फॉर का ये कंसेप्ट होता है, फॉर यूज़ करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए, लाइक यहाँ पे बताया कि 4 hours, वो 4 घंटे के लिए सोया या सोई, तो पीरियड ऑफ टाइम बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं कि 4 घंटे, तो यहाँ पे फॉर यूज़ होगा। और सिंस जो यूज़ होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ होता है, सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। आई होप दिस इज़ क्लियर। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 to 24 जो ये क्वेश्चन रहेंगे ये बेस्ड रहेंगे टेंसेज पे। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज आई ट्राइड टू टेल शिवम वॉट डैश हैपन बट माई वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। तो यहाँ पे हमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमें फिल करना है डिपेंडिंग अपॉन द टेंस। जो आप यहाँ पे देखिए जो सेंटेंस है ये पास्ट फॉर्म में है, आई ट्राइड टू टेल शिवम व्हाट डैश हैपन, तो सेंटेंस जो है वो पास्ट फॉर्म में है, तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट फॉर्म में आएगी। अब यहाँ पे क्या आएगा, हैज़ बीन, हैड और नन ऑफ दीज। आई ट्राई टू टेल शिवम व्हाट, अब देखो यहाँ पे जो है पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में है, दो एक्शंस की बात हो रही है और दोनों पास्ट में हो रहे हैं, तो जो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, लाइक पास्ट जो एक्शन पहले हुआ होता है
उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे समथिंग हैज़ हैपेंड ऑलरेडी, तो उसे हम पास्ट फॉर्म में रखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो इसका आंसर आएगा हैड। उसने बताने की कोशिश की शिवम को कि क्या हुआ था, बट उसके वर्ड्स जो हैं वो ऑडिबल नहीं थे। तो यहाँ पे हम आएगा पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हैड यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 इज एन ओल्ड मैन डैश टू द पार्क एवरी डे। नाउ यहाँ पे हम एक वर्ब फिल करेंगे। अब कोई भी जो हैबिचुअल एक्शन होता है, जो हर रोज़ होता है, जिसको हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं, उसे हम हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल प्रेजेंट में। जो एक ओल्ड मैन है वो हर रोज़ पार्क जाता है, तो एवरी डे एक हैबिचुअल एक्शन हुआ, तो यहाँ पे आ जाएगा गोज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 इज आई हैव बीन वर्किंग इन इन्फोसिस। आई हैव बीन वर्किंग इन इन्फोसिस डैश नवंबर 2021। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे बताया है कि कब से उसने काम करना स्टार्ट किया इन्फोसिस में। एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया है कि नवंबर 2021 से वो इन्फोसिस में काम कर रहा है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आ जाएगा सिंस। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पीपल इन द इवेंट डैश 3-fold दिस ईयर देन दैट ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली बताया है कि जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं इवेंट में 3-fold हुए हैं, यानी इंक्रीज़ हुए हैं एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर। तो यहाँ पे बेसिकली द नंबर ऑफ़ पीपल की बात की गई है कि जो लोगों की संख्या थी वो इंक्रीज़ हुई है। अब यहाँ पे नंबर के साथ द आ गया है, तो यहाँ पे हम इज़ यूज़ करेंगे क्योंकि स्पेसिफिक एक सिंगुलर बना रहा है। द नंबर जो है एक सिंगुलर फ्रेज़ बना रहा है, तो इसे हम सिंगुलर वर्ब देंगे। द नंबर ऑफ पीपल इन द इवेंट इज़ 3-fold दिस ईयर। ओके, सो विद दिस आई विल टेक अ लीव। इफ़ यू लाइक द सेशन and find it productive, then please like it and comment on it, and also don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.